हेलो। एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था पीरियड टेबल, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की, एटॉमिक रेडियस, उसके बारे में देखा था। आज हम जो सेकंड प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, या फिर एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होती है, तो उसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको हम लिखेंगे आई ई। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी यूज में ले सकते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो इसको हम आई पी भी बोल देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ये तीनों इसी के नाम है। ये होते क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये होंगे किसके लिए वो देखें। सबसे पहले तो इसके लिए गैसियस एटम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी हम जो एलिमेंट लेंगे वो गैस की फॉर्म में होना चाहिए और वो आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए H2N2। हम जो लेंगे वो ओनली आइसोलेटेड लेंगे। जैसे Cl है, ये आइसोलेटेड की फॉर्म में है और होना क्या चाहिए? गैस की फॉर्म में। एक सेकंड कंडीशन की वो न्यूट्रल होना चाहिए और एटम की फॉर्म में होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि आईपी हम निकालेंगे या फिर आईई जब निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम हमारे पास होना चाहिए। अब होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी हम रिएक्टिविटी किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या डोनेट कर रहा है, वो किस हिसाब से कर रहा है, उसके ऊपर बेसिस होगा कि वो कितनी फास्टली गेन कर रहा है, कितनी फास्टली डोनेट कर रहा है। उसके बेसिस पर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम प्रेजेंट है और उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऐसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वो ही क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब इलेक्ट्रॉन भी हर कहीं से रिमूव नहीं कर सकते कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज है, ये आउट ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से, ऐसा नहीं है कि हम इनर साइड जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही रिमूव कर लिए, नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको रिमूव करेंगे। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम में से, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। जैसे हम एग्जांपल लें कि हमारे पास क्या है, सोडियम है और ये एटम ही है और ये गैस की फॉर्म में है, आइसोलेटेड है, इसके साथ और कोई कनेक्टेड नहीं है, गैसियस फॉर्म में है और न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसका इसी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये क्या कर सकता है? अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी, नियरेस्ट नोबल गैस, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा। अब इसके नियरेस्ट जो अगर गैस देखें, सोडियम आता है 11 पर। अब अगर इसी के पीरियड में आगे जाएं तो ऑर्गन मिलेगा 18 पर, जो इनर्ट गैसेज है। तो उसके जैसा गेन करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिक्वायरमेंट है। 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नियोन प्रेजेंट है जो 10 नंबर पर है। हाँ, इजीली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ना रिमूव होंगे ना गेन होंगे। इस केस के अंदर तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कोई गेन नहीं करना चाहता, कोई देना नहीं चाहता। इस केस में सोडियम क्या करेगा? और वैसे भी देखें तो नियरेस्ट कौन सी? सोडियम के जस्ट नियरेस्ट नियोन है, तो इसके नियरेस्ट अटेंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 11 प्रोटॉन ही, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएंगे और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ पर। तो सोडियम पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकला नहीं, उसको निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? आई। अब अलग अलग है, किसी में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, किसी में से 2 होते हैं, डिपेंड करता है वो स्टेबिलिटी कैसे गेन कर रहा है। अब इसके पास क्या है? ऑक्टेट है, तो Na+ क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब मैग्नीशियम है, वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो किस तरीके से करेगा? जैसे हमारे पास क्या है? Mg, और Mg का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है, तो इसका Ec होगा 282।
अब ये क्या करेगा, ऐसे नहीं एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इसके अंदर से। तो ये फर्स्ट क्या होगी, IE फर्स्ट, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या बनेगा, Mg प्लस वन इलेक्ट्रॉन। फिर जो Mg+1 है उसको हम और एनर्जी देंगे, और एनर्जी देंगे तो हम इलेक्ट्रॉन एक और रिमूव कर लेंगे। Mg+1 से हमने एनर्जी दी जो क्या हो जाएगी IE सेकेंड, और अब क्या बन जाएगा Mg+2 + 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो Mg क्या बन जाएगा, अगर लास्ट में देखें तो जो I1 Mg बनेगा Mg IE, अब जो IE टोटल बनेगा वो क्या बनेगा, IE फर्स्ट और IE सेकेंड का सम बनेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा Mg+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है कि ये गैस की फॉर्म में हो और आइसोलेटेड हो, ऐसा नहीं कि गैस की फॉर्म में मिले नहीं, सॉलिड की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में रहे, तो हम नहीं करेंगे। आयनेशन एंथैल्पी कंडीशन ये है कि एटम जो मिले वो गैस की फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ये याद रखें। तो हम कुछ एलिमेंट और के लिए देखते हैं कि उनके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ट्राई करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम को ले तो एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर है 13 और ये क्या होगा 283। तो इसको क्या है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके ऑक्टेट से तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, Al+1 बन रहा है और +1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या करेगा, एल्यूमिनियम +1 जो है उसको हम और एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेगा। तो अब क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम +2, यहां से क्या निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये बन गई। उसके बाद में क्या है, एल्यूमिनियम +2 को हम वापस से देंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 + 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अब इनका अगर ऑर्डर देखें कि पहले में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो अगर हम पहले एल्यूमिनियम में देखें तो यहाँ प्रोटॉन कितने थे, यहाँ पे प्रोटॉन थे 13 प्रोटॉन। फिर अगर नेक्स्ट में जाए तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन पर 13 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन, तो रेशियो कितना हो गया इनका, 1:1 रेशियो हो गया। तो सेम यहाँ पर जैसे जाएंगे तो प्रोटॉन तो हमारे पास 13 रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि वो जेड इफेक्टिव होता क्या है, कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूक्लियस के थ्रू, वो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से ज़्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा हार्ड होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट तो इतनी है। जैसे ही ये आएगा कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 13 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके अंदर से हम निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो ज़्यादा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो जो ऑर्डर मिलेगा, यानी फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उससे क्या होगा, सेकेंड वाली क्या होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न क्या देंगे हम, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब इसका क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज भी कम होगा। ये भी देखा था कि जो पेरेंट एटम है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, किससे, अगर कैटायन फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तब। तो यहाँ पर साइज भी स्मॉल हो गया, और स्मॉल साइज है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा एनर्जी देने का काम है। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो जो एल्यूमिनियम +2 है उसके पास प्रोटॉन तो 13 ही है बट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वापस इंक्रीज हो गए, तो अगर अब इलेक्ट्रॉन वापस निकालना है तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरी होगी। यहाँ पर कितने हैं, 13 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज हुए, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वैलेंस शेल में से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की जरूरी होगी। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, ये पर इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हो, ये पर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो वापस इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पर जो थर्ड IE बनेगी वो सेकेंड वाले से ज़्यादा होगी। रीज़न, सेकेंड वाले में जेड इफेक्टिव और इंक्रीज हो गया क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा कि जो थर्ड IE होगी वो क्या होगी,
ज़्यादा होगी। किससे? सेकंड से और फर्स्ट से। और सेकंड वाली किससे होगी? फर्स्ट से होगी। रीजन क्या देंगे? जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कंडीशन देखें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है? एस ऑर्बिट है, उसके बाद में एस पी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और है। अगर सोडियम के लिए देखें तो अब सोडियम में ये है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही रिमूव होंगे, बाकी के तो रिमूव होंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे ही अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये स्टेबल की कंडीशन में आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और जो मेटल होती है, मेटल जो होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है, मेटल जो होती है इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है। और मेटल किस साइड में है? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है। तो जो एल्केली मेटल्स होगी, जो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसको उतनी ही कम एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एल्केली मेटल के लिए देखें, एल्केली मेटल्स, तो एल्केली मेटल में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन तो जो है वो नॉन मेटल है। अगर उसका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले कौन आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कंडीशन होगी। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाके देखें तो लिथियम का साइज तो स्मॉल है, उसमें से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पर जैसे ही हम मूव कर रहे हैं तो जो अब डिस्टेंस है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने की वजह से हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। तो जो जितना ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तभी तो सोडियम वगैरह जो है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच कर लेते हैं, जल जाते हैं, इसीलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, सीजियम वगैरह ये, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, ध्यान में रख के। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारे पास? आइसोलेटेड गैसेज न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसके अकॉर्डिंग होगी कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, कैल्शियम में 2 होंगे, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। हाँ, अगर हम एल्यूमिनियम में से 4th निकालना चाहें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में आ चुका है, उसके बाद में नहीं आएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 1 ही रिमूव होगा। ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे रिमूव कर दें और लिख दें कि 4th आयनाइजेशन एंथैल्पी, 5th आयनाइजेशन, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम कैलकुलेशन भी करना चाहें तो बहुत ज़्यादा बनेगी और रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी स्टेबल कंडीशन हो जाती है। इसलिए सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग जाएँ तो इस ग्रुप में से क्या निकलेगा? इस ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करेंगे। ये सारे के सारे +1 बनाएंगे। जैसे हम सेकंड ग्रुप में जाएंगे तो वो +2 बनाएंगे, थर्ड ग्रुप में जाएंगे तो +3, फिर डी ब्लॉक में तो क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर हम ये देखें कि ये जो है वो डिपेंड किस किस पर करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करें। अब अगर सोचो कि साइज है, कोई एटम बहुत बड़ा है और कोई एटम छोटा सा है, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा? जो बड़ा है उसमें से। रीज़न, क्योंकि हमारे पास जो जेड इफेक्टिव होगा वो उसका लेस होगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? उसका लेस होगा। तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो इसकी कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, कल ये देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? ये जो इनर साइड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिट में, फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनर साइड जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आउटर साइड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूव हो ईजी होगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, अंदर भी प्रेजेंट है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से साइज भी इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। क्योंकि कल हमने देखा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये था एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हो गया,
अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो एक कंडीशन और देखी थी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब होगा तो जेड इफेक्टिव लेस होगा। वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव लेस होगा 1/जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है, न्यूक्लियस के थ्रू जो अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर वो होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्सिव फोर्स बाय द इनर मोस्ट ऑर्बिट टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स इनर मोस्ट, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जेड इफेक्टिव जो न्यूक्लियर लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स किस पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर। तो जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है साइज डिक्रीज होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है साइज भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर साइज इंक्रीज हो गई तो इजीली इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की लेस रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। रीजन साइज बढ़ जाएगा तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, लेस अट्रैक्शन फोर्स है, और अगर लेस अट्रैक्शन फोर्स है तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये कंडीशन लिख सकते हैं। यहीं से एक कंडीशन और बन सकती है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मींस अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, यानी जेड इफेक्टिव को आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। इस कंडीशन को हम एक छोटी सी कंडीशन समझ सकते हैं। मान लो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो और आपका फ्रेंड आपको बुलाने के लिए आया कि खेलने चले, और आपके पेरेंट्स क्या है, एकदम आपके पास बैठे, आपके पेरेंट्स क्या है, आपके पास बैठे, तो आप वहां से रिमूव नहीं हो सकते, आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे वो बहाना बना के आता है कि हम सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं या कुछ और करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को ज़्यादा बहाने देने पड़ेंगे उसको। अगर आप उसके एकदम पास में बैठे हो तो इट मीन्स ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है उसको। अगर आप पास में हो, पेरेंट्स को हम एक तरीके से प्रोटॉन या फिर ये मान सकते हैं न्यूक्लियस, क्यों न्यूक्लियस है और आप इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपको अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, क्योंकि आप उनके पास में हो। अब ये सोचो वो अंदर वाले रूम में और आप बाहर हो, आपके दोस्त ने आवाज़ लगाई थोड़ी सी, इट मीन्स थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट की, थोड़ी सी एनर्जी खर्च की, स्पेंड की, और आप तुरंत निकल गए। इट मीन्स अगर आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, यानी आप न्यूक्लियस से दूर हो अपने पेरेंट्स से, तो आपका दोस्त इजीली आपको बुला लेगा। वैसी कंडीशन यहाँ पर है कि अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है, तो इजीली थोड़ी सी भी एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस होगी। इससे समझ में आया। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब आप जस्ट पास में हो तो ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा बहाने बताने पड़ेंगे कि सेल्फ स्टडी है, एक्स्ट्रा क्लास है, हम खेलने नहीं जा रहे, पढ़ाई करेंगे, तो सारे रीजन देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से वो एनर्जी हुई। वैसे ही न्यूक्लियस के पास में अगर होंगे तो ज़्यादा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट होगी। ये समझ में आया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो जब इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। उसके बाद में जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से साइज स्मॉल होगा, तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साइज, फिर अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। उसके बाद में अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस है, क्या है, एटॉमिक रेडियस, जो यहीं से कनेक्ट हो रही है कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज हो रही है। रीजन क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर एक साइज बहुत बड़ा है, अगर इसी एग्जांपल में से लें कि साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यानी आप यहाँ पर हो, पेरेंट्स यहाँ पर, तो इजीली रिमूव हो सकते हो, यहाँ पे इजीली खेलने के लिए जा सकते हो। उसके बाद में तो क्या ही है, वापस आने पर पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो जेड इफेक्टिव तो लेस होगा ही होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से आपको जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूर चला गया। तो जेड इफेक्टिव का इतना मतलब ही नहीं कि वो अट्रैक्ट करे, बहुत ज़्यादा साइज बड़ा होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। इसलिए अगर हम टॉप टू बॉटम जाए, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करें तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होता है। रीजन
क्योंकि ड्यू टू नंबर ऑफ सेल जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, पहले फर्स्ट एक ही सेल था फिर दो हो गए, जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वो इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एंथैल्पी की, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एंथैल्पी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की जरूरी नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तभी तो सीजियम जो है, रुबिडियम है, ये रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद में एक कंडीशन और है कि हमारे पास अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या इफेक्ट होता है। अगर पीरियड टेबल में देखें, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो आप पीरियड टेबल में, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, साइज, अगर एटॉमिक साइज की बात करें, सबसे पहले अगर सेकंड पीरियड को लेके चलें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कंडीशन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम का साइज जो है वो अपने पीरियड में सबसे ग्रेटर होता है। रीजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यहीं से कंसेप्ट देखें तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस जो होगी वो डिक्रीज होगी, और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो आयनेशन एंथैल्पी भी ये डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो तभी तो ये नॉन मेटल्स आ गई, और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह ये तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये देते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। ये न्यूक्लियस के जस्ट पास में होते हैं, और न्यूक्लियस के पास में होंगे तो जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे ये। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। बट अगर टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, और जो हमारे पास आयनेशन एंथैल्पी बनेगी वो क्या होगी, लेस होगी। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में एक फैक्टर हो रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे ऑर्बिट है, हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है, तो वो कंडीशन क्या बनेगी। जैसे हमारे पास ये कंडीशन देखिए कि एक तो हमारे पास D3 है, एक तो हमारे पास P3 है और एक P6 है। ये क्या है, एक तो हाफ फील्ड है, एक फुल फील्ड है। वो कंडीशन देखते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हटा लेते हैं कि अगर हाफ फील्ड है उसका मतलब क्या है, कंप्लीटली, एक कंप्लीटली फील्ड है तो कंप्लीटली वो ऑर्बिट जो है वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। वो जो सेल है, जैसे P है, P सब सेल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। P6 जो होगा, P में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अगर 6 कंप्लीट हो तो क्या हो जाएगा, वो फुल फिल हो जाएगा। जैसे S की बात करें तो S में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। उसके बाद में अगर P की बात करें तो P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैक्सिमम फिल करने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, P6S2। उसके बाद में अगर D की बात करें तो D10 होता है कंप्लीटली की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं इसके अंदर, एक एक भरते हैं पहले, उसके बाद में पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। उसके बाद में F में क्या होता है, 14, कि अगर 7 है और 7 में कंप्लीटली 14 इलेक्ट्रॉन फिल है, 14 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर इसकी पेयरिंग कर देते हैं, इट मीन्स 14 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। तो ये क्या है, फुल फिल है। अब अगर फुल फिल कंडीशन है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक कंडीशन इसी की, अगर हाफ फिल हो, जैसे S में तो इलेक्ट्रॉन ही 1 ही आएगा, यही हाफ है। बट अगर P3 की कंडीशन देखें, ये तो क्या है, S1 की कंडीशन है। अब अगर P3 की कंडीशन देंगे, P3 का मतलब यहाँ पर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल नहीं करोगे आप कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए फिल, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया, नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूसली क्या करेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद में पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये P3 हो गया, इट मीन्स ये क्या है, हाफ फील्ड है। उसके बाद में D5 में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे,
पेयरिंग करना बाद में स्टार्ट करें, पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करें। और अगर अब F7 की बात करें तो ये भी क्या है, हाफ फिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब ये तो क्या हो गया हमारे पास, फुल फिल्ड हो गए कंप्लीटली, और ये क्या हो गए, हाफ। अगर हिंदी में बात करें तो ये पूर्ण पूरित कक्षक हो गई और ये अर्धपूरित। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा हार्ड होता है। अगर इनके पास में है कि एक तो हमारे पास में ये है कि P2 है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एक तो P2 है, एक P3 है और एक P4 है, तो अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर देखें, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन जो होता है वो होता है P1, P2, P3 और ये P4, उसके बाद में P5, उसके बाद में P6 जो हमारे पास नियोन आता है, और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, और उसके पहले लिथियम और बेरिलियम है जो H2 है। तो यहाँ पर क्या है, P1, P2, P ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, पीक जो कक्षक है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो हमारा कंसेप्ट क्या था, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, हाँ, लेकिन इसमें एक जो है वो यहाँ मिसमैच मिलेगा कि जो P3 है वो हाफ फील्ड आ गया, वो हाफ फील्ड आ गया, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास ये क्या हो गया, ऑर्डर तो ये होना चाहिए कि P4 जो वो इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, कौन सा, कि जो P3 है वो P4 के कंपैरिजन में क्या है, हाफ फील्ड है, यहाँ पर आधे इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए, ये कंडीशन। तो इस केस में जो P3 की आयनेशन एंथैल्पी होगी वो ग्रेटर होगी P4 के कंपैरिजन में। P3 की जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो P4 के कंपैरिजन में ग्रेटर होगी। ऐसी ही कंडीशन हमें देखने को मिलेगी अगर D5 हो और D6 हो, तब भी, कि अगर D5 कोई एलिमेंट है, जैसे क्रोमियम होता है और मैग्नीज होता है, और उसके जस्ट बाद में आयरन जाए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसकी आयनेशन एंथैल्पी होगी वो ग्रेटर होगी D6 के कंपैरिजन में। ऐसा ही होता है कि H2 है, कंप्लीटली फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम जो होगा उसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन। अगर बोरॉन के कंपैरिजन में देखें तो ये जो बेरिलियम है ये क्या है, H2 है, तो यहाँ में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, यहाँ पर इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी क्योंकि ये नया ऑर्बिट हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर यही F7 की कंडीशन हो तो वो क्या होगा, F8 वाले के कंपैरिजन में उसकी आयनेशन एंथैल्पी ग्रेटर होगी। रीजन क्या होगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो सबसेल्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हार्ड होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन देखें। उसके बाद में फोर्थ क्या बनती है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है कि कौन न्यूक्लियस के कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन कितना ज़्यादा समीप है, कौन ज़्यादा नियर है, वो उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी होगी। अगर उसका हम ऑर्डर देखें पेनिट्रेशन कैपेसिटी का, पेनिट्रेशन कैपेसिटी उसका अगर हम ऑर्डर देखें तो उसका ऑर्डर क्या होता है, S P D F, ये इस तरीके से ऑर्डर होता है। तो S ऑर्बिट एक तो स्मॉल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर P में 6 आते हैं मैक्सिमम, D में 5 और F में 14। तो एक तो S क्या है, स्मॉल है, उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर होगा S की पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उससे कम P की, उससे कम D, फिर उससे कम F। तो अगर इनका अगर ऑर्डर देखें ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो S वाले में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होगा, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब अगर इनर्ट गैसेज की बात करें तो इनर्ट गैसेज में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता क्योंकि वो क्या है, फुल फील्ड है, तो उनकी एनर्जी तो वैसे ही ज़्यादा होगी। अपने जो पीरियड होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो है आयनेशन एंथैल्पी किनकी होगी, इनर्ट गैसेज की होगी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सब की। और वैसे बात करें तो हीलियम क्या है, स्मॉल साइज है। एक तो हीलियम वैसे ही स्मॉल साइज है, 2 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज है, इनर्ट गैस और है, S ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फील्ड है S सेल में, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा जस्टी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हार्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो आयनेशन एंथैल्पी होती है पूरी पीरियड टेबल में वो किसकी होती है, हीलियम की होती है। और अगर सबसे लोएस्ट की बात करें, अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट छोड़ दें, तो यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप में कौन आती है, मेटल आती है, फर्स्ट ए ग्रुप में मेटल आती है, एल्केली मेटल। तो अगर यहाँ बात करें सबसे कम इन्हीं की होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो सीजियम की सबसे लोवेस्ट होगी, सीजियम की सबसे लोवेस्ट होगी। रीजन, क्योंकि एक तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ जेड इफेक्टिव नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, दूसरा मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सीजियम की लोवेस्ट आयनेशन एंथैल्पी होगी और सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, हीलियम की आयनेशन एंथैल्पी होगी। अगर फुल फिल्ड हमारे पास सेल प्रेजेंट है, ऑर्बिट प्रेजेंट है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत हार्ड होता है। और वैसे ही हाफ फील्ड है तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। वैसे ही यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के कंपेयर है, वैसे अगर नीचे की तरफ मूव करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस आएगा और उसके बाद में सल्फर आएगा, तो सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, बट हमारे पास किसकी होगी, फॉस्फोरस की। रीजन क्या है, फॉस्फोरस में जो ऑर्बिट है वो हाफ फील्ड है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो P3 की फॉर्म में और ये P4 की फॉर्म में। तो ये आयनेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट है, इसको आप याद कैसे रखोगे, ये मेन 4 इफेक्टिव रीजन है जो आयनेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसी में आ गया, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो IE क्या होगी, डिक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि साइज बढ़ गया है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज। उसके बाद में एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वही स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला कंसेप्ट कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और उसके बाद में पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो S, P और D, F के ऑर्डर में होती है, कि S की ग्रेटर होती है, P की फिर उससे स्मॉल, D की उसके स्मॉल और F सबसे लेस पेनिट्रेशन कैपेसिटी। तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड किस में से होगा, S सबसेल में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे S ऑर्बिट में से तब होगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली तो होता नहीं, कोई तो अगर गेन करेगा तो उसको गेन करने वाली पड़ते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, इसमें तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, वो अगर डोनेट कर रहा है तो हमें एनर्जी की देने की जरूरी है। रीजन, क्योंकि अगर हम किसी से चीज़ लेते हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो हमें पैसे देने की जरूरी होगी, वैसे ही अगर हमारे को इलेक्ट्रॉन लेना है तो एनर्जी देने की भी जरूरी है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन लेने की, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्या देगा, एनर्जी देगा। जैसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम क्या लिखते हैं, EA, इसका एक ही नाम है EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके लिए पहले कंडीशन क्या है वो देखते हैं। कंडीशन वही होगी कि क्या होना चाहिए हमारे पास, आइसोलेटेड यानी अकेला एटम होना चाहिए, किसी के साथ बाइंड नहीं होना चाहिए, H2N2 ये यूज में नहीं आएगा, O3 O2 आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। उसके बाद में गैस की कंडीशन में होना चाहिए, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, एटम की फॉर्म में होना चाहिए और आइसोलेटेड न्यूट्रल होना चाहिए। ये वही कंडीशन है जो इसके अंदर दे रखी है, आइसोलेटेड अलग होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं, गैस की फॉर्म में होना चाहिए। अगर अब हमें मान लें कि हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो क्या है, गैस की फॉर्म में है, आइसोलेटेड है, और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि अगर हम कोई, हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम प्रेजेंट है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो रिलीज एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। जैसे मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है मोस्टली नॉन मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें क्लोरीन की, क्या, क्लोरीन, क्लोरीन किस फॉर्म में लेंगे हम, गैसियस फॉर्म में लेंगे, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम लेना है, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या होगा, Cl- की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Cl-, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, EA, यानी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी, ये हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये क्लोरीन है, ये किस फॉर्म में था, आइसोलेटेड फॉर्म में था हमारे पास, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम,
ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है, 17 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 17 ही प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रीजन स्टेबिलिटी, रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। तो ये कितने नंबर पर आता है, 17 पर आता है। ये क्या करेगा, अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसको देखेगा। तो 17 के जस्ट आफ्टर 18 उस पर कहाँ, उस पर कौन है, आर्गन, जो क्या है इनर्ट गैसेज है। तो ये देख रहा है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ, कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ तो क्या हो जाए, मेरा जो ईसी है मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे। जैसे कंपटीशन नहीं होता कि हमारा स्टेबिलिटी क्या है, कि हमें अगर ये चीज़ मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। जैसे जॉब की बात करें या कॉलेज की बात करें कि हमें ये जो मिल जाएगी वह तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एफर्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही क्लोरीन क्या करेगा कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट लाइक आर्गन हो जाएगा, और जस्ट लाइक आर्गन होने की वजह से मैं स्टेबल के काउंट में आ जाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 17 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होता है 287, और अगर इसका लिखें तो 288, ये हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनने की ट्राई करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं या फिर डोनेट करते हैं। रीजन स्टेबिलिटी, वो अपने नियरली जो नोबल गैस है, इनर्ट गैसेज है, उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की ट्राई करते हैं। तो ये गेन करेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड होगा इनके साथ जुड़ेगा तो इनकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी, कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अगर इसका हम ऑर्डर की बात करें कि ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो सेम वही कंडीशन होगी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। कैसे, अगर बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव फोर्स की वजह से तो अट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो खुद नेगेटिव चार्ज है जो ऐड हो रहा है। ये क्या होगा, जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से अट्रैक्ट होगा। अब अगर साइज इंक्रीज हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक पॉजिटिव चार्ज पहुंच ही नहीं पा रहा, इतना इफेक्ट ही नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लेस होगी, एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, बहुत कम होगी उस केस के अंदर। और ये मोस्टली मेटल के केस में होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती। उसके बाद में अगर जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव में क्या है, साइज डिक्रीज हो रहा है। रीजन, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर न्यूक्लियस के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगा रहे हैं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली लगा लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें फुल फील्ड या हाफ फील्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा हार्ड होता है। रीजन, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल फील्ड है, फुल फील्ड में तो हीलियम नियोन वगैरह तो कोई गेन ही नहीं करता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये क्यों करे। फिर फुल फील्ड वाली कंडीशन, वो हाफ फील्ड वाली आती है, जैसे नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली है, चाल्कोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये वाले ये हाफ फील्ड है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इनका हाफ फील्ड से क्या होगा, P3 से P4 में आएगा, तो क्या होगा, कम अनस्टेबल होगा। इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो होगी वो लेस होगी। उसके बाद में अगर एटॉमिक साइज की बात करें, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी लेफ्ट मेटल है, फिर जो हम राइट में जा रहे हैं तो नॉन मेटल मिल रही है, तो नॉन मेटल मिल रही है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या है, ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। रीजन, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर दो इलेक्ट्रॉन करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली क्या करते हैं, तुरंत ही इनर्ट गैसेज जैसा ईसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं। इस वजह से अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जो ये होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा, क्योंकि क्या होगा, आउटर मोस्ट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, कंटिन्यूस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसका इफेक्ट कम होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो इसका ये क्या होगा, लेस होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट
यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो क्या है, उसका रीजन है। ऐसे अगर हम 17 ग्रुप की बात करें, इसकी 17 ग्रुप की, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन अलग होती है। कंप्लीट पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा जो ये होती है वो किसकी होती है, क्लोरीन की, यानी मैक्सिमम किसकी होती है, क्लोरीन, इसकी मैक्सिमम होती है। ये होनी किसकी चाहिए, फ्लोरीन की, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम का मूव कर रहे हैं तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, उसकी होनी चाहिए। बट रीजन क्या है, क्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिट प्रेजेंट है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए इसमें साइज इंक्रीज होने की वजह से, इसका साइज तो बहुत स्मॉल है, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये ज़्यादा गेन कर सकता है, ज़्यादा ये रिलीज करेगा। रीजन देंगे इसमें क्या है, डी ऑर्बिट, जो 3D ऑर्बिट है वो कंप्लीटली ब्लैंक है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम ये होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा। फ्लोरीन का स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली प्रेजेंट है 7, यहाँ पर भी 7 है, बट डी ऑर्बिट जो है वो खाली है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या कर लेगा, मैक्सिमम ये गेन कर लेगा इजीली। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए उसकी ज़्यादा नहीं होगी। तो पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। वैसे टॉप टू बॉटम अगर मूव करें तो ये डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो इंक्रीज होती है। तो इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस के बाद में एक फुल फिल की कंडीशन आ जाएगी, हाफ फिल्ड या फुल फिल कंडीशन, और उसके बाद में ये टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो वो साइज पर ही डिपेंड करेगा, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट पर ही, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम कंडीशन देखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उसमें ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका अगर हम जस्ट अपोजिट लेके चलें कि हमारे पास क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या है, लेस है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ग्रेटर है, तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मतलब ये इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर साइज स्मॉल हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर फिर उसके बाद में ये देखें तो वो भी इंक्रीज होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस कंसेप्ट को हम लेफ्ट टू राइट अगर अप्लाई करके देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ग्रुप है, उसमें क्या होता है, साइज ग्रेटर होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है। धीरे धीरे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तभी तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है, ये भी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम मूव करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, यानी आउटर मोस्ट नंबर ऑफ सेल कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं, तो उसमें जो न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज, साइज इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, तो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये मेन कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लें। ये पूरा का पूरा जो है आज की क्लास में हमने पढ़ा, आयनेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों की दोनों क्या है, इससे रिलेटेड ही। अगर ये दोनों लाइनें आपको समझ में आ रही है तो आज की क्लास कंप्लीटली समझ में आ जाएगी कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है। ये सारे के सारे स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो एटॉमिक रेडियस है उसी से रिलेटेड होते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयनेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों के बारे में स्टडी की। जो एक प्रॉपर्टी और बची हुई है इनकी, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।